बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुमेरा खान और हाज़िर हैं आज के इदारियों के साथ। इदारिये वो जो पाकिस्तान के टॉप लीडिंग इंग्लिश डेलीज़ यानी मुल्क के बड़े अंग्रेज़ी के अखबारात में छपते हैं। आज विदाउट फर्दर ड्यू मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करते, सबसे पहले चलते हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून की जानिब। उनका आज का इदारिया एक बात कर रहा है अमरीकी इंतखाबात के हवाले से और उनके डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस के इल्ज़ामात के हवाले से शुरू करते हैं जो उन्होंने ईरान और रूस पर लगाए। जॉन रैटक्लिफ का कहना है कि ईरान और रूस अमरीकी इंतखाबात के साथ छेड़खानी में मसरूफ़ हैं। और छेड़खानी क्या मसरूफ़ हैं, उन्होंने एक इल्ज़ाम यह आयद किया है कि इन्होंने इन दो मुल्कों की जानिब से वोटर्स का जो रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन है वो चोरी किया गया है। अगर वो हैकिंग कहते तो फिर भी समझ कुछ आती, मगर हैकिंग की बजाय उन्होंने चोरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मगर मुझे समझ नहीं आती कि जो रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिकली वेबसाइट्स पर अवेलेबल है उसको सिर्फ अगर डाउनलोड करने से वो चोरी हो जाती है। आई डिडंट गेट इट, पॉइंट मुझे समझ नहीं आया। ये ज़रूर डोनाल्ड ट्रंप को पूछना चाहिए अपने डायरेक्टर से। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर हैं जॉन रैटक्लिफ और उनकी जानिब से ऐसी बात का आना यकीनन मैं तो बात कर ही रही हूँ मगर उनके अपने मुल्क में भी इस पर काफ़ी बातचीत हो रही है। जॉन रैटक्लिफ के हवाले से ट्रिब्यून का इदारिया ये भी लिखता है कि ये वो हज़रत हैं जिन्होंने अपने रेज्यूमे पर, अपने CV पर झूठ बोला है, इवन अपने इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म के एक्सपीरियंस के हवाले से। एक बहुत दिलचस्प मरहले में बात दाखिल हो गई है जबकि इलेक्शन में सिर्फ 2 हफ्ते रह चुके हैं। यहाँ पर ये बात करते चलें कि अमेरिका के इंतखाबात जब आते हैं, इदारिये की मैं बात कर रही हूँ, इदारिये को मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ कि इदारिया ये कहता है ट्रिब्यून का कि जब अमेरिकी इंतखाबात की बात आती है तो रूस और ईरान पर लामोहला इल्ज़ामात जो हैं वो आयद किए जाते हैं और बैरूनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ होती हैं उनकी मुदाखलत को यूँ कह सकते हैं कि रूल आउट भी नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें अक्सर इंटरफेरेंस के ज़ुमरे में आती हैं। मगर एक मरतबा फिर जॉन रैटक्लिफ जो हैं उनकी जो शख्सियत है या वो एक मुतनाज़ा शख्सियत के तौर पर यहाँ आते हैं क्योंकि वो झूठ बोल चुके हैं, लिहाजा उनकी बात पर इस मरतबा अमरीकी मीडिया हाउसेस को भी एतबार करने में ज़रा मसला आ रहा है। यहाँ पे एक और बहस ने भी जन्म लिया कि बजाय इसके कि वो आएँ बाएँ शाएँ मारते, उन्होंने प्राउड बॉयज़ जो कि एक प्रो ट्रम्प हेट ग्रुप है जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त नफ़रत अंगेज़ मवाद को छापने से लेके लोगों को के ऊपर अटैक की धमकी देने तक उनकी ईमेल्स जो हैं वो सामने आई हैं कि अगर ट्रंप को वोट ना दिया गया तो वो वोटर्स को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। मीडिया एक सवाल उठाता है कि यहाँ पर उन लोगों से पूछगछ क्यों नहीं की जा रही, जबकि बजाय पूछगछ करने के या उनको रोकने के प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से प्राउड बॉयज़ की तारीफ़ की गई है विदाउट नेमिंग देम, उनका नाम लिए बगैर। अब एक दूसरी बहस ये शुरू हो चुकी है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप एक तशद्दुद पसंद सियासत की अभी भी पुष्ट पनाही कर रहे हैं जबकि वो एक बड़ी सुपर पावर के सदर के तौर पे 4 साल पूरे करने जा रहे हैं, या इसमें कोई दूसरी राय है। दूसरी राय नहीं नज़र आती क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप अक्सर इस तरह के अपने जो प्रो ग्रुप्स होते हैं उनकी तारीफ़ करते नज़र आते हैं, मगर अब मीडिया काफ़ी हद तक उसके ऊपर बातचीत कर रहा है। यहाँ पर वोटर रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन के हवाले से एक और भी सवाल उठाया गया है कि अगर जॉन रैटक्लिफ को शक है रूस और ईरान के ऊपर तो उन्होंने उन दोनों ममालिक की तरदीद के बाद वो लफ्ज़ क्यों नहीं इस्तेमाल किया जिसको हैकिंग कहते हैं। अगर वो हैकिंग कहते तो यकीनन इसके ऊपर बात हो सकती थी, मगर वो बात उन्होंने नहीं की। मीडिया के मुताबिक और इस अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के इदारिये के मुताबिक है कि इस बेतुकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि जॉन रैटक्लिफ ने करके उल्टा मज़ीद सवालात को जन्म दिया है, शायद उसका मकसद ये भी हो सकता है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को अंदर ही अंदर कहीं ये खौफ मौजूद भी है कि प्रेडिक्शंस भी काफ़ी लोगों की जानिब से आ रही हैं कि इन इलेक्शंस में उन्हें एक तारीख़ी शिकस्त भी हो सकती है। ये था एक्सप्रेस ट्रिब्यून का इदारिया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने इसके अलावा एंडेमिक डिलेज़ के ऊपर दूसरा इदारिया भी लिखा है जिसको मैं जल्दी से बता देती हूँ। एंडेमिक डिलेज़ में वो ये बात करें कि कोरोना की वजह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं जो कि अवामी सेहत से के हवाले से हैं, जैसे पोलियो भी आता है, मैल न्यूट्रिशन आती है बच्चों की, और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऐसे बहुत सारे हैं जिनको बैक बर्नर पर डाल दिया गया है, यानी उनको बाद में किया जाएगा। इस हवाले से इनका दूसरा इदारिया है। जल्दी से बढ़ते हैं क्योंकि मेरे आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो वो आवाज़ फिर आ सकती है, लिहाजा द न्यूज़ के इदारिये की जानिब जाते हैं। ग़िज़ाई किल्लत के ऊपर उनका पहला इदारिया, जैसे मैंने बात की आजकल तमाम तर बड़े अंग्रेज़ी अखबारात किड्स मैल न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत बात कर रहे हैं जो कि एक बहुत तवज्जो तलब मसला है। पाकिस्तान में स्टंटिंग का मसला, बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत का मसला और जिस्मानी नशोनुमा का अधूरे रह जाना बहुत बड़ा मसला है और इस पर यूनाइटेड नेशंस की जानिब से भी काम किया जा रहा है। दूसरी जानिब बढ़ते हैं
दर्जनों बलोच तलबा और इसमें कबायली इलाकों के तलबा भी हैं। वो कबायली इलाके जिनको ज़म कर दिया गया है, वो मुल्तान से चल के मुल्तान में 40 रोज़ का धरना दिया इन्होंने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के बाहर, मगर किसी ने सुनवाई नहीं की तो उनको जाना पड़ा लाहौर और पंजाब असम्बली के सामने उन्होंने धरना दिया। वहाँ रिपोर्टेडली मरीम नवाज़ उनसे मिलने आई और उनको पूरी यकीन दहानी कराई कि उनके मसाइल के हल के लिए जो हो सका वो करेंगी। और इसके बाद बलूचिस्तान, साबिक फाटा और गिलगित के तलबा के लिए जो वज़ाइफ ख़त्म कर दिए गए थे उनको दोबारा से बहाल किया गया है। बहुत बड़ा एक इक़दाम है। मैं यकीनन ज़ाती तौर पे इसके कहूँगी कि काबिल तहसीन है इस हुकूमत की जानिब से। 4 साला स्कॉलरशिप दिया गया है जी इन इलाकों के लोगों को, जिसमें बलूचिस्तान, साबिक फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और रिज़र्व्ड इलाके हैं, और उन रिज़र्व्ड इलाकों में DG खान भी शामिल होता है। तालीमी वज़ाइफ काबिलियत की बुनियाद पर दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की जानिब। इस इदारे के मैंने 5 पॉइंट्स बनाए हैं। दूसरे पॉइंट में ये ज़िक्र होता है कि इन तलबा का आखिर क्या कसूर था कि इनको धरने के 40 रोज़ गुजर गए मगर मुल्तान की जानिब से कोई इनसे ना मिलने आया, ना उन्होंने इनसे पूछने की जहमत की कि इन बच्चों के क्या मसाइल हैं, क्योंकि ये वज़ाइफ जो फाटा के मर्जर के बाद ख़त्म हुए उस वजह से सैकड़ों तलबा ऐसे थे जिन्हें यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले या नहीं मिले और या उनको इन वज़ाइफ के हुसूली से रोक दिया गया। ये एक बहुत बड़ा इशू था पिछले दिनों जो कि अब यकीनन हल हो चुका है। यहाँ पर अखबार के इदारे के थर्ड पॉइंट के मुताबिक इन बच्चों की मेहनत और मुसलसल मेहनत जो कि इन्होंने शदीद पिछले दिनों गर्मी में और बहुत से नामसाइद हालात के बावजूद अपना धरना जारी रखा। लाहौर जाके गो कि उनकी सुनवाई हुई जो मुल्तान में होनी चाहिए थी मगर नहीं हुई। अब इनको वो मौके दिए जाएँ कि इन बच्चों में तरक्की, एक अपने मुल्क को एक तरक्की पसंद मुल्क और उसमें यकसां तालीमी मौके इनके पास एजुकेशन के होने चाहिए, और तभी जाकर ये नस्ल इन तमाम तर हालात का मुकाबला करते हुए अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए उससे भी ज़्यादा बढ़कर कोशिश करेगी अगर हुकूमत इनको हर मरहले पर मदद करे। आखिरी पॉइंट की जानिब चलते हैं इसके, जिसमें बताया जा रहा है कि 2009 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वादा किया था कि वो तमाम स्टूडेंट यूनियंस को बहाल करेगी मगर वो बहाल नहीं हुई। 5वां पॉइंट इसका ये है कि बेतहाशा प्राइवेट और महंगे इस तालीमी इदारों की भरमार ने मुल्क के तालीमी निज़ाम को यकलख्त 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। और यहाँ पर ये भी बताते चलें कि मुल्क के तालीमी निज़ाम का तवाज़ुन ख़राब करके रख दिया गया है। और ऐसा क्यों हुआ है, इसमें हायर एजुकेशन कमीशन भी बहुत हद तक ज़िम्मेदार है, जिसने बैक जुम्बिश कलम एक ही झटके में सैकड़ों डिग्रियां कैंसिल कर दी और एक मरतबा फिर स्टूडेंट्स को निकलना पड़ा अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाने के लिए। इदारिया ये कहता है कि तलबा को एहतजाज के बजाय यकसां तालीमी मौके दें और उनके कहे बगैर दें, उनके एहतजाज के बगैर दें, ताकि ये मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सके बग़ैर किसी हंगामी सूरत हाल के। बिल्कुल ठीक बात है, इससे अग्री किया जा सकता है। स्टूडेंट यूनियंस जो हैं उनको एक रेगुलेटरी फॉर्म में अगर बहाल कर दिया जाए तो इन बच्चों को भी अपने हुकूक का बखूबी अंदाज़ा होगा। बढ़ते हैं, अब बारी है डॉन न्यूज़ की। डॉन न्यूज़ के इदारे की जानिब बढ़ते हैं। डॉन न्यूज़ कहता है कि पाकिस्तान कोरोना को कंट्रोल करने में खुशकिस्मत रहा है, मगर पोलियो क्यों फैल रहा है? पोलियो वो बीमारी है जो सब पूरे दुनिया से ख़त्म हो चुकी है माँ सिवाय अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के। इसकी वजूहात को जानने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही? दूसरे पॉइंट में वो कहते हैं, इसके भी मैंने 6 पॉइंट्स बनाए हैं। इदारे का कहना है कि कोरोना की रोकथाम के लिए बारहा वार्निंग्स भी दी जा रही हैं, बहुत काम भी किया जा रहा है, उस काम के समरात भी नज़र आ रहे हैं, मगर इसमें ये याद रखा जाए कि ये पोलियो के लिए मुरतब करदा ही वसी निज़ाम था जिसने कोरोना के लिए भी टेस्टिंग की तशख़ीस, केसेस की तशख़ीस में बेतहाशा मदद दी। अगर ये मुरव्वजा निज़ाम ना होता तो शायद इतनी हेल्प कोरोना की रोकथाम में ना मिलती, मगर क्या वजह है कि एक बहुत मूजी मर्ज़ के लिए उस तरह इक़दाम नहीं उठाए जा रहे जहाँ पूरी दुनिया उससे जान छुड़ा चुकी है। पाकिस्तान का क्या मसला है? अफ़गानिस्तान की तो खैर बात ना की जाए, वो एक जंगज़दा इलाका है। पाकिस्तान में बेतहाशा पैसा खर्च होने के बावजूद अभी तक मतलूबा जो रिज़ल्ट्स हैं, नताइज हैं, वो क्यों नहीं सामने आए? तीसरा पॉइंट कहता है कि 80 पॉजिटिव केसेस पिछले साल में आए हैं
اور اس کے اوپر بات نہیں ہوئی. بات ہونی چاہیے یقیناً, اور اس میں وزیر اعظم صاحب کی توجہ جو ہے وہ ہمیں درکار ہوگی, کیونکہ 24 اکتوبر کو ورلڈ پولیو ڈے کے حوالے سے منایا جاتا ہے, لہٰذا آج ہی صحیح مگر وزیر اعظم کو اس پر بات کرنی چاہیے. پوری دنیا کی بات جب کی جاتی ہے, پوری دنیا پولیو سے جان چھڑا چکی ہے, ہم نے ابھی بات کی, اور یہاں پر پاکستان کے حوالے سے فہد حسین کا لکھا ہوا اداریہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ تفصیل سے ہمیں اپنے گریبان میں ان شارٹ جھانکنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کہاں پر کس کمزوری کا شکار ہو رہا ہے کہ وہ اس بیماری سے جان نہیں چھڑا پا رہا, کیونکہ پولیو واپس آ نہیں رہا بلکہ پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ واپس آ رہا ہے. 1 سال میں 80 کیسز, بہت تشویشناک چیز ہے. انٹرنیشنل پولیو واچ ڈاگ نے اگست میں خبردار کیا تھا پاکستان کو کہ اس حوالے سے آپ اقدامات اٹھائیں, کیونکہ حکومت پولیو سے بچاؤ کے اقدامات جو انہوں نے کیے, جو رپورٹ انہوں نے ان کے ساتھ شیئر کی, اس میں جگہ جگہ نشاندہی کی گئی کہ آپ کے نظام میں یہاں خامیاں پائی جاتی ہیں, اور ان خامیوں کی وجہ سے بہت سی وجوہات ایسی جنم لیں گی کہ پولیو شاید ملک میں پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ واپس آئے گا. اگلے پوائنٹ کی جانب جاتے ہیں. انٹرنیشنل پولیو واچ ڈاگ کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل مانیٹرنگ بورڈ نے بھی پاکستان کے پولیو پروگرام کے تکنیکی اور تنظیمی ڈھانچے اور صلاحیتوں کے حوالے سے سوالات اٹھائے ہیں, اور انہوں نے بھی بہت سی خامیوں کی نشاندہی کی ہے. مگر حقیقت یہ بھی ہے, جیسے پہلے ہم نے کہا, فہد حسین بھی اس چیز کی نشاندہی کریں کہ یقیناً پولیو سے بچاؤ اور پولیو سے جان چھڑانے کے اقدامات اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے, کیونکہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ایک بہت بڑی نسل تباہی کا شکار ہو جائے گی اگر اس مرض پر قابو نہ پایا گیا. یہاں قابو پانے کی بھی ضرورت ہے, مگر انہوں نے تعریف کی موجودہ انتظامی ڈھانچے کی کہ اگر یہ انتظامی ڈھانچہ نہ ہوتا تو شاید پاکستان اس سے بھی بڑی بیماری جو کہ کووڈ-19 کے نام سے جانی جاتی ہے اس کا شکار ہو چکا ہوتا, اور اس میں بہت سی اموات, بے تحاشا اموات جیسے دنیا کے دوسرے حصوں میں ہو رہی ہیں, پاکستان میں اس کا شکار ہوتا. ناظرین, یہ تھے آج کے 3 بڑے انگریزی اخبارات کے اداریے. میری کوشش تھی کہ آپ کو میں تمام چیزیں تفصیلاً بتا سکوں, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ان معلومات سے کچھ استفادہ آپ کو حاصل ہوا بھی ہوگا. اب اگلے بلاگ تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی مزید نئے اداریوں کے ساتھ, اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.